संगठन की जब समन्वय बैठक हुई तो उन्होंने मेरा नाम दिल्ली भेजा कि भाई रामवीर के अलावा और कोई विकल्प वहाँ है नहीं जो मुस्लिम समाज के वोट ले गए। ये आपकी मीडिया को भी पता था और हमारी सरकार और हमारी पार्टी को भी पता था कि रामवीर के अलावा कोई मुस्लिम वोट किसी और की पकड़ नहीं है। और इसी आधार पर मुझे टिकट भी हुआ कि मुस्लिमों को संभालने की क्षमता या शक्ति या मोहब्बत केवल ये रखता है। भारत में मुस्लिम उन सबके पूर्वज हिंदू थे और आपकी इबादत करने का तरीका बदला है, आपका पहनावा बदला है, आपका और हमारा डीएनए एक है। सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी पहना, हमारे रक्षा मंत्री हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी, मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, उन्होंने भी। ये टोपी और गमछा कोई गाली नहीं है, ये पहनावा है, ठीक है। तो उसे आप गमछा टोपी कह लो। हमारे जो गांव में लोग हैं वो अंगोछा नहीं डालते, मैंने ये पटका नहीं पहन रखा है। यूपी के उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीटें जीती, लेकिन एक सीट जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है कुनर की, और वहां से जीते हैं रामवीर सिंह। इस उपचुनाव की सबसे बड़ी खासियत ये कि इस एकमात्र सीट की सबसे बड़ी जीत है। 1,44,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। 60-62% मुसलमान हैं और वोटिंग भी 58% से ज्यादा। ऐसे में कैसे जीते हैं खुद इन्हीं से समझते हैं। सर, स्वागत है आपका। ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आपकी जीत हुई कैसे, जहां पर 62% मुसलमान हो, जहां 58% वोटिंग हो गई हो, और वहां आप 1,44,000 वोट से जीत जाए। मतलब ये तो कोई चमत्कार जैसा है। देखिए, लंबी कहानी। 30 साल से मूडा पांडे की बिलासपुर हूँ। मेरी पत्नी है, मेरे सहयोगी लोग रहे, आज भी, और जिला पंचायत की सदस्य भी मेरे आसपास, मैं खुद था, मेरी पत्नी आज भी है, और मेरे मित्रगण भी रहे। तो उस चुनाव में, छोटे चुनाव में हम सहयोग लेते थे। 40-50 गाँव का, एक ब्लॉक का, 150 गाँव का, 150 बीडीसी मेंबरों का, उसमें हमारे रिश्ते बनते रहे और हमने उन रिश्तों को कभी खराब नहीं किया और आगे और गहरा बनाया। मैं 2007 में पहला चुनाव एमएलए का लड़ा, तो मुझे ये उम्मीद थी कि मुझे 10,000 मुस्लिम वोट मिलेगा, लेकिन मुस्लिम वोट मुझे 2500 मिला। 7,500 इसलिए नहीं मिला कि जब चुनाव आता है और इधर उधर के दोनों तरफ के, चारों तरफ के बयानात आते हैं, उस तरह से कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं और कुछ लोग बहक जाते हैं, और बहकने में वो वोट नहीं देते। फिर मैंने देखा यार 2500 ही रह गए, 10,000 की अपेक्षा की थी। अगर मुझे 2500 और मिल जाते मैं 2007 का चुनाव आराम से 1500 वोट और मिल जाता तो मैं जीत जाता। फिर मैंने और ज़्यादा मेहनत की, तो 12 में मैंने 20,000 लोगों को जोड़ा, मेहनत की और उन्हें रिश्ते बनाए, व्यक्तिगत रिश्ते मुसलमानों से, मुस्लिमों से मैं बात कर रहा हूँ। हिंदू तो मेरे साथ 100% जुड़ा रहता है, तो मैंने फिर रिश्ते बनाए तो भाई मुस्लिमों से रिश्ते बनाए, क्योंकि हिंदू तो साथ था ही मेरे। तो मैंने वहाँ रिश्ते बनाए। तो 20,000 से जब मैंने व्यक्तिगत रिश्ते बना लिए, पारिवारिक रिश्ते बना लिए, सुख दुख में वो मेरे और मैं साथ रहे, फिर एक हवा चली, तमाम तरह के बयानात आए और मैं 5,000 वोट मुस्लिम समाज के ले पाया, जबकि मैं 65,000 वोट मैंने 12 में लिए। ये हिंदुस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां 12 में 65,000 और 14 में 62,149, 3,000 वोट कम मिले। 14 की लहर में, परम श्रद्धेय मोदी जी की लहर में वोट कम पा। और फिर मैंने और मेहनत की कि भाई चलो कोई बात नहीं है, मैं हार गया, मैं और मेहनत करूंगा। मैंने उनसे भी रिश्ते खराब नहीं किए, और जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए कभी, मैं उनके यहाँ भी जाता रहा, आता रहा, वो मेरे पास आते रहे, मैं उनके कामों को करता रहा, थाने तहसील कचहरी के ईमानदारी से लगा रहा। सपा की सरकार आ गई 12 के बाद 17 तक, और जब सरकार आ गई तो उसके प्रत्याशी ने हजारों लोगों को, मतलब लाखों लोगों पर को जेल में भिजवा दिया, मुकदमे लगवा दिए। एक थाने में, कुनरकी और मैनाठेड़ थाना निकाल लीजिए आप, तो 1800 से 2200 मुकदमे पर ईयर दर्ज होते थे। मुसलमान के खिलाफ करता था, तो जो पीड़ित पक्ष था मैं उसके साथ खड़ा हो जाता था थाने तहसील कचहरी में, और मैं उसकी मदद करता था, ऊर्जा देता था। तो वो ये समझता था कि विपक्ष की भूमिका मैं ही निभा रहा हूँ, और कोई है ही नहीं, ना कांग्रेस मैदान में, ना बसपा मैदान में, ना और कोई दल मैदान में, केवल सपा है, या सपा के विपक्ष में रामवीर सिंह या भारतीय जनता पार्टी है। तो मुझ पर उन्होंने बहुत मुकदमे लगवाए सपा गवर्नमेंट में, झूठे सच्चे, मैंने उन्हें भी सबको फेस किया, क्योंकि आंदोलन और आवाज जब किसी सरकार के खिलाफ उठाओगे तो मुकदमेबाजी हो। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने और ज्यादा ताकत लगाई, और लगाने के बाद जो मैंने 17 में फिर चुनाव लड़ा। पार्टी ने मुझ पर यकीन किया और 30वीं बार टिकट लगातार दिया। तो मैं 14 के मुकाबले
प्रदेश में मेरा पहला स्थान है जहां मैंने 38,000 वोट बढ़ा के 1 लाख लिया। और उस 1 लाख में मैं जब वोट नहीं पड़े थे तो सोचता था मुझे 50,000 मुस्लिम मिलेगा, लेकिन 25 रह गया, 25 फिर कम मिला। अब मैंने फिर ताकत लगाई। 17 में भी आपको 25,000 वोट मिले मुस्लिम मुसलमानों के? हाँ जी, 2500 से शुरू किया, 7 में, 25,000 तक और 5,000 और 25,000 17 में लिया। फिर मैंने और ताकत लगाई, थाने तहसील के काम पूरी ईमानदारी के निष्ठा के साथ उनके फ्री किए। सपा के लोगों ने बहुत पैसे लूटे, दलाल हो गए, और मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया। एक भी आदमी आप चले जाए सर्वे करने तो एक आदमी ये नहीं मिलेगा कि रामवीर ने किसी से एक पैसे की भी सिफारिश में चाय भी पी। और मैं करता रहा मेहनत। तो मेरी कोशिश ये थी कि अब के मैंने 38,000 वोट बढ़ाया, अब मैं 22 में 1,25,000 वोट लूंगा, 25,000 बढ़ा दूंगा। लेकिन 22 में नेतृत्व ने थोड़ा सा ये कहा कि भाई आप 3 बार चुनाव लड़ लिए, हार गए, अब हम तो किसी दूसरे को मौका दें। तो मैं अनुशासित सिपाही हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मैंने उस आदेश को प्रदेश और केंद्र की को स्वीकार किया और मैंने चुनाव लड़वाया। लेकिन 82,000 वोटों पे जो है 22 में 82,000 वोट रह गए। और फिर ये सीट खाली 24 में चुनाव हुआ, लोकसभा में 57,000 वोट कम मिले पुनर्की में। तो मैं ताकत लगाता रहा, और लगाने के बाद फिर मैं घर घर जाता रहा, और जिन लोगों को मैं वोट कभी नहीं दिए मैं उनसे भी मिलता रहा, हंसता रहा, मिलता रहा और गले लगाता रहा। तो उन्होंने देखा यार एक आदमी इधर हम मुसलमान के आधार पे वोट दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान के आधार पे वोटिंग कर रहे हैं, सपा और भाजपा के आधार पे कर रहे हैं, और एक आदमी ये है कि इसने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि ये भाजपा का और समाज के या हम मुसलमान है, ये हिंदू है। वो लोग फिर जो है दिल खोल के 24 के बाद जैसे सीट खाली हुई तो मेरा मन चुनाव लड़ने का नहीं था, और ये भी था कि पार्टी हो सकता है जिसे 22 में लड़ाया है उसी को मौका दे, क्योंकि हमारी पार्टी की परंपरा है। तो मैंने टिकट भी नहीं मांगा। लेकिन जब मुस्लिम लोग आते रहे कि भाई साहब हमने अपनी कौम के लोगों को आगे बढ़ाया और उन्होंने हमें नीचा दिखाया, हमारे साथ जो है बहुत ही अन्याय किया है। अब एक बार हम आपको देखना चाहते, 30 साल से हम जिता रहे हैं, 30 महीने हम आपको देखना चाहते हैं। जब वो मैंने देखा कि ये आपके बहुत ज्यादा दिल से और मन से जुड़े हुए हैं, और जो मेरी अपेक्षाएं हैं उससे ज्यादा कहीं ये पूरा करने वाले हैं। पहले अपेक्षा पूरी नहीं हुई 3 चुनावों में, लेकिन इस बार हो सकता है ये और ज्यादा पूरी करे। तब मैंने थोड़ा सा लखनऊ एक बारी में आया, एक बार लखनऊ आया हूँ और एक बारी दिल्ली गया हूँ पूरे चुनाव में, और मैंने जायजा लिया कि पार्टी का मंथन क्या है। और जब पार्टी का मैंने मंथन देखा, सर्वे देखे, और मीडिया के लोग, आप लोग जब जमीन पे गए, धरातल पे गए, आपने तमाम इंटरव्यू लिए, और वो इंटरव्यू आपके जो है चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जब बहुत सारे लोगों में समाज में गए, तो लोगों में एक ही बात आई कि अगर रामवीर चुनाव लड़ता है, पार्टी रामवीर को चुनाव लड़ाती है, तो रामवीर टक्कर दे भी सकता है, टक्कर झेल भी सकता है, और चुनाव जीत भी सकता है। ये आम लोगों ने बातें की। अब जब आम लोगों ने जब बातें गाँव-गाँव में, गली गली में चर्चा कर दी, तो ये सरकारी तंत्र को पता चला, सरकारी तंत्र से ये प्रशासन को पता चला, प्रशासन से ये शासन को पता चला, और शासन से सरकार में ये बात गई। और सरकार में और संगठन की जब समन्वय बैठक हुई तो उन्होंने मेरा नाम दिल्ली भेजा कि भाई रामवीर के अलावा और कोई विकल्प वहाँ है नहीं जो मुस्लिम समाज के वोट ले ले। ये आपकी मीडिया को भी पता था, और हमारी सरकार और हमारी पार्टी को भी पता था कि रामवीर के अलावा कोई मुस्लिम वोट किसी और की पकड़ नहीं है। और इसी आधार पर मुझे टिकट भी हुआ कि मुस्लिमों को संभालने की क्षमता या शक्ति या मोहब्बत केवल ये रखता है, और उस आधार पे हुआ। और मैंने भी फिर स्वीकार किया उस बात को, और मैंने फिर यकीन किया, और मुस्लिमों ने फिर जितनी भी गाड़ियां थी उनके पास, किसी के पास छोटी गाड़ी थी, मोटरसाइकिल थी, बड़ी गाड़ी थी, अपना तेल, अपनी गाड़ी, अपना समय, अपना पैसा, अपने संसाधन लुटा दिए मेरे ऊपर। उनकी बहन बेटियों ने, माताओं ने हमारी, मैंने 10 बजे का कार्यक्रम दे रखा था रात के, वहां मैं सुबह के 4 बजे 5 बजे पहुंचता था, तो तमाम बहन बेटियां मेरा इंतजार करती हुई मिलती थी कि भाई रामवीर को इस बार हमें लड़ाना है। क्योंकि मैं पहले बहुत बड़ा काम कर चुका था, 450 परिवारों को मैं गोद दिलवा चुका था, वहाँ गरीब परिवारों को। यहाँ वो शख्सियत मेरे साथ बैठी हुई है, लेकिन उनका ये नहीं है कि मैं उनका आपसे परिचय कराऊं। तो वो 25 लाख रुपए सोशल सर्विस पर खर्च करते थे, गरीबों के इलाज कराने पे खर्च करते थे, जिनका इलाज कोई नहीं करा पाता था। अनाथ बच्चों को गोद लिया, हमने क्राइटेरिया बनाया तो हजारों भैंसें दी उन महिलाओं को जो विधवाएं थी और जिनके बच्चे 10 साल से ऊपर के थे और 10 बीघे जमीन थी। तो हमने उन्हें दी। नौजवान जो बेरोजगार थे उन्हें 10,000 ठेले दिए। नौजवान जो बहनें थी बेरोजगार थी उन्हें सिलाई मशीनें दी कि 100-150 रुपए वो अपने गाँव में सिलाई करके और गाँव में
सेंटर बन नहीं, लेकिन रहा है। इतना मुस्लिम कनेक्ट जो आपने बनाया, इतने सालों से बनाया, हाँ। आपको लगता है उसी का फल है या फिर मुस्लिम समाज में भी एक नाराजगी दोनों बातें, कैंडिडेट की थी? दोनों बातें। ये जो 30 साल से मैं जुड़ा रहा और मैंने व्यक्तिगत रिश्ते बनाए, महत्वपूर्ण बात ये है। मैंने गरीब मुसलमानों की सहायता की, दूसरी बात ये है। तीसरी, मैंने जो उन पर अत्याचार अन्याय हुआ, मैंने उनका साथ दिया जिसके साथ अत्याचार अन्याय हुआ। तीसरी बात ये है। और चौथी बात ये है कि वो सपा प्रत्याशी थे और सपा सरकार की जो पीडीए की फर्जी एक वो थी, उसको भी समझ में आ गया और उससे वो नाराज। नहीं, तुर्क बनाम शेख और तुर्क बनाम दूसरे मुसलमान, ये चीजें मैंने इन सब चीजों को भी नहीं किया अपने क्षेत्र में कि मैं तुर्क गिरदी और शेख गिरदी कराऊं, उनमें झगड़े कराऊं। मुझे जितना तुर्कों ने वोट दिया उतनी शेखों ने दिया, उतने ओबीसी मुस्लिम ने भी दिया। मेरे यहाँ 65,000 शेख ज्यादा हैं, 55,000 तुर्क हैं और बाकी करीब 1,15,20,000 ओबीसी मुस्लिम हैं। मुझे 30,000 वोट सभी कम्युनिटी का मिला, शेख भी, तुर्क भी और ओबीसी मुस्लिम भी। लेकिन आपको लगता नहीं है कि आपका जो ये तरीका है वो बीजेपी का तरीका नहीं है? बीजेपी ने तो हमेशा से अग्रेसिव पॉलिटिक्स की, हमेशा इस तरीके की पॉलिटिक्स की कि हिंदू और मुसलमान के वोट अलग अलग हो जाए और ध्रुवीकरण हो तब हमें वोट मिले। आपकी पॉलिटिक्स तो नहीं, बीजेपी की ये पॉलिटिक्स आप समझ रहे हैं अपने हिसाब से, अपने हिसाब से। लेकिन अगर बीजेपी इस तरह की पॉलिटिक्स करती, हिंदू और मुसलमान की बात करती, तो अपनी जो योजनाएं थी प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की, उसमें भी पक्षपात करती। कोई पक्षपात है ही नहीं किसी योजना में, न मोदी जी की न योगी जी की किसी योजना में पक्षपात नहीं है। और जहां तक ये बात है कि साहब मुसलमानों की हितैषी नहीं है, अल्पसंख्यक मोर्चा पूरा एक मोर्चा नीचे से ऊपर तक खोला हुआ। लेकिन सर वोट मिलते कहाँ थे? मिलते थे? आपको लगता है जो वोट 1,44,000 के वोट से आप जीत करके आए तो रिकॉर्ड है? 25,000 मिला है ना मुझे। आप देखिए ना, जो 1 लाख वोट में 17 में लाया, 19 में 87,000 मिला, 22 में 82 मिला और अब 24 में 86 मिला लोकसभा में और विधानसभा में। तो मुझसे वोट कम मिला ना। जो वोट मुझे 12 में मिल गया उससे 14 में कम मिला है ना। तो इसका मतलब मुस्लिम वोट मुझे मिलता रहा है ना। जहां मुझे 47,000 वोट 2007 में मिले, वहां 2009 की लोकसभा में आप देखोगे तो केवल 21,000 वोट मिले। 7 में 47,000 और लोकसभा 9 में 21,000 वोट। और फिर 21,000 से मैं 65,000 पे पहुंच गया 12 में, और फिर 62,000 पे आ गए, और फिर मैं 1 लाख पे पहुंचा 17 में, और फिर 87 पे रही, फिर 82 पे रही, और फिर 86 पे आई। मेरे लड़ाने के बाद, पूरी ताकत लगाने के बाद तो कुछ बेनिफिट मुझे मिला ना। जुड़े हुए थे ना लोग, जुड़े तो थे। लेकिन आपने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, आपने टोपी भी पहनी, नमाजी टोपी, गमछे भी रखे, यूजुअली भाजपा के कोई कैंडिडेट इस तरीके से दिखते नहीं है। देखिए, हम जो है ना, हमारा हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम हैं, हमने उन्हें ये बताया है, हमने धोखा लेके वोट नहीं लिया है, कोई छल फरेब षड्यंत्र करके वोट नहीं लिया, झूठे वादे करके वोट नहीं लिया। हमने उन्हें बताया कि आपके सबके पूर्वज जो हिंदुस्तान में, भारत में मुस्लिम है, उन सबके पूर्वज हिंदू थे और आपकी इबादत करने का तरीका बदला है, आपका पहनावा बदला है, आपका और हमारा डीएनए एक है। ये हम समझाने में भी सफल रहे। इसलिए जब हमारा डीएनए एक है तो हम एक बार एक साथ होकर 30 साल बनाम 30 महीने के लिए एक साथ क्यों नहीं आए? तो वो आए, उन्होंने कहा 30 साल 30 महीने हम तुम्हें देखना चाहते हैं। इस बार कुछ नहीं, रामवीर के अलावा 30 साल हमने बना दिया उन्हें। हम बहुत पिछड़ गए, हम बहुत दब गए। आप देखेंगे 17 से पहले, सरकार से पहले बुलारो मिलती थी एक आध गाँव में मुस्लिमों की, बुलारो, और आज स्कॉर्पियो और फॉर्चूनर है। क्यों है ये? कोई गलत काम नहीं करा उन्होंने, सही काम किया, अपनी मेहनत से काम करते हैं। उनके पहले झगड़े में पैसे खर्च हो जाते थे, पुलिस में, वकीलों में, अदालतों में, पैरोकारी में, आने जाने में। उनका कारोबार खत्म हो जाता था, समय देना इधर पड़ता था। अब वो झगड़े खत्म हो गए, ग्रुपबाजी खत्म हो गई। जब ग्रुपबाजी खत्म हो गई, झगड़े खत्म हो गए, मारकाट खत्म हो गई। अब जहाँ 18 से 22 मुकदमे थे, वहाँ 300, 350, 400 रह गए। तो उस पैसे को उन्होंने अपने पास रोका। जो पैसा वकीलों पे जा रहा था, अदालतों में जा रहा था, थानों में जा रहा था, नेताओं में जा रहा था, तरीके से लोगों को अब स्कॉर्पियो और फॉर्चूनर आ गई गाँव-गाँव। मैंने इसी तरीके से समझाया कि अब स्कॉर्पियो फॉर्चूनर पे चल रहे हो। योगी के शासन में आपके हर गांव में 10-15 स्कॉर्पियो फॉर्चूनर चल रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं। ये पहले क्यों नहीं लिया आपने? आज की सरकार में क्यों नहीं है? तो मैंने उन्हें समझाया कि ये ग्रुपबाजी जब खत्म हो गई, झगड़े खत्म हो गए, तो उसका पैसा बचा, सेव हुआ, और आपने वो काम, तो वो मेहनत पहले नहीं करते थे, लेकिन पहले उनका पैसा नेताओं में चला जाता था, समाजवादी के रिश्वत देने में, कुछ पुलिस में, कुछ प्रशासन में, ऐसे ही चला जाता। अब वो पैसा सेव हो गया। लेकिन अब देखिए,
आपकी जीत के तुरंत बाद हिंसा हो गई। ये मेरी जीत से पहले हिंसा होनी थी। समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं वो 3 बार एमएलए रहे, वो इस हिंसा को 20 तारीख से पहले कराना चाहते थे कुनरकी में। 7 तारीख को मुझे जानकारी हो गई थी, 7 नवंबर को, कि ऐसे घटना हो सकती है। मैंने अपने सब मुस्लिम भाइयों को 1500 कुनरकी ब्लॉक में और 1500 मुंडा पांडे ब्लॉक में बुलाया और मैंने उन्हें सजग कर दिया कि भाई रात में ड्यूटी लगाओ। जैसे पहले ड्यूटी लगती थी ना योगी सरकार आने से पहले गांव में, कि भाई चोर आ जाएंगे, पुलिस इतनी है नहीं, लिहाजा गांव के आज ये आदमी तो सर्वे से भड़काना, सर्वे नहीं हुआ होता तो नहीं भड़कता। मैं वही बता रहा हूँ, सर्वे क्यों हुआ। ये जो ऑर्डर हुआ है उसमें जिस व्यक्ति ने दावा किया है, आप उसे जान लो। मैं ना, उनका सगा भाई जेल में, और उस सगे भाई का और रिजवान का संबंध है। रिजवान ने उसे उसका के वो दावा दाखिल कराया और फिर ये ऑर्डर भी कराया। तो गिरी महाराज जो भी है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, आपकी जांच पड़ताल का विषय, आप जाइए और जांच करिए। तो ये उन्होंने कहा कि भाई जब कुनरकी में लोगों ने जब चौकीदारी की और ये मंदिर मस्जिदों में भी बवाल कराना चाहते थे, मंदिर में भी उल्टे सीधे कोई किताब या कुछ इधर उधर धार्मिक पुस्तक को करना चाहते थे, तो लोगों ने वो पैरोकारी की, तो कुनरकी में तो करा नहीं पाए। कुनरकी से 40 किलोमीटर की सीमा कुनरकी विधानसभा और संभल जिले की लगती है, तो इन्होंने संभल जिला बिल्कुल नजदीक है कुनरकी से, केवल 3 किलोमीटर की 4 किलोमीटर की दूरी पे, तो इन्होंने वहां वो दंगा वो दावा करा के और अपने पैसे खर्च करके वो दावा करा के और उस आदमी से मिल के जेल में, और तब ये आप अगर सीडीआर निकलवाओगे ना इनकी 1.5-2 महीने की, तो ये खुद मुलजिम तय हो जाएंगे। कोई भी एजेंसी की तो आप छोड़िए, सरकार की एजेंसी की आप खुद मुलजिम तय कर दोगे। अगर मेरी आपकी कोई बात 20 बार 30 बार हुई है और उसी दौरान हुई है, तो ये तय हो जाएगा, आपने दावा दाखिल करा और मैं सपा का प्रत्याशी हूँ, तो ये तय हो जाएगा कि आपकी मेरी बातचीत से कि भाई मैंने आपको उसका। आपको लगता है कि वहां दावेदारी नहीं करनी चाहिए थी? किसे? हिंदू पक्ष को उस मस्जिद पर अपना दावा नहीं ठोकना चाहिए? मैं उस मुद्दे में नहीं जा रहा, मैं ये देखना कह रहा हूँ कि ये तो अब 20 से पहले ही झगड़ा होना था, लेकिन वहाँ ये हुआ, सर्वे हुआ और वहाँ झगड़ा जो ये मौतें हुई हैं उसमें 2 परिवारों का फिर वर्चस्व आ गया वहाँ। कौन? जो आज वर्तमान में सांसद हैं, उनके वाले दादा साहब सांसद रहे, और जो आज वर्तमान में इसमें मुलजिम बनाए गए हैं उनके अब्बा जान वहाँ विधायक और मंत्री रहे हैं और उनके दादा जान भी वहाँ से मंत्री और विधायक रहे। उनमें 2 लोगों में आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की, चुनाव हराने की, दोनों एक ही दल में है लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और लड़ाते हैं और हराते हैं। तो वो यहाँ तक अब उनमें वैमनस्य आ गया है कि उन्होंने ये घटना करा दी, अपने हाथों से अपने लोगों को मरवा दिया और सरकार बदनाम करने की कोशिश की उन्होंने। तो ये हमारे प्रत्याशी और उनके भी आपस में रिश्तेदारी है, संपर्क और संबंध है। तो ये सब एक प्री प्लान है। उन सब की अगर कॉल डिटेल सीडीआर निकलवाएंगे तो खुद तय हो जाएगा और मैं सोमवार को प्रमुख सचिव गृह साहब को, डीजीपी साहब को ये सब चीजें देने वाला हूँ। लेकिन आपकी जीत के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ और अखिलेश यादव ने कहा कि आप इस पूरे ईवीएम में डिजिटल हेराफेरी की गई है, यहाँ तक कि ईवीएम में वोट डंप किए गए, इतने मुसलमान वोट ही नहीं दे सकते, ये तो पूरा का पूरा ईवीएम का डिजिटल हेराफेरी है। देखिए, आपने सुना था ये बात? मैंने सुना है, उन्होंने कई बयान दिए, मुझे पगड़ी पहनाई, मुस्लिमों ने टोपी पहनाई। आपकी भाषा में वो टोपी है, मेरी भाषा में वो पगड़ी। मुझे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सौंपी तो उन्होंने इस पर भी कमेंट्स किया, लेकिन उन्होंने सीसामऊ में जो सम्मानित विधायिका हैं उन्होंने जलाभिषेक किया शिवलिंग पर, उस पर उन्होंने कोई वक्तव्य आया? आप एक तरफ वक्तव्य ये टोपी पहनने पे, पगड़ी पहनने पे ये दे रहे हो और उससे आगे बढ़ के जलाभिषेक कर दिया, उस पर कोई कमेंट्स आया? बताइए। नहीं आया। माफीनामा ही आया था उनका। इसके बाद आप आगे आइए। करल उनका घर है, घर का आंगन है, करल घर का एक्सटेंशन है। करल में नेताजी साइकिल से पढ़ाने आया करते थे। करल में कम वोट पड़ा या ज्यादा पड़ा है कुनरकी से? कम पड़ा परसेंटेज वाइज भी, और हार जीत का अंतर भी 14,000 दे दिया। उन्होंने करल पे कोई बयान दिया? नहीं दिया। वो अपनी नाकामी छुपाना चाहते हैं। अब उनसे मुस्लिम का मन भर चुका है और मुस्लिम को भाजपा की रीति नीति केवल एक बयानबाजी से थोड़ी सी मन में और मस्तिष्क में अंतर आता है।
अन्यथा आज मुस्लिम क्या कहता है, भाई योगी राज में चोरी बंद हो गई, प्लॉट कब्जाने बंद हो गए, जमीनें कब्जानी बंद हो गई, गरीब का हक मरना बंद हो गया, राशन बंटना शुरू हो गया। जो गरीब बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते थे, आप हो सकता है पढ़े हो नहीं पढ़े हो, मैं पढ़ा हूँ, मैं जो है इस तरीके से कट्टा दबा के ले जाता था प्राइमरी स्कूल में और बिछाता था और उस कट्टे को वापस लाता था। आज वहाँ फर्नीचर हो गया, जनरेटर हो गया, इन्वर्टर हो गया, पंखे लग गए, टाइल्स लग गई, सुंदर भवन बन गया, बहनों के बच्चों के लिए अलग अलग शौचालय बन गए। और पहले 1000 रुपए जाते थे अखिलेश जी की सरकार में भी गरीब बच्चे के लिए कपड़ों के लिए, उस 1000 में से 200 रुपए का बच्चे को सामान पहुंचता था, 800 रुपए उनके जो है वो खा जाते थे। लेकिन एक बात आपने कही कि नेता, और अब योगी जी ने 1200 रुपए कर दिए, 200 और बढ़ा दिए। अब कहां जा रहा है पैसा? बच्चे की माँ के खाते में। पापा जी के खाते में क्यों नहीं जा रहा? ये मैं बोलता था, पापा जी के खाते में इसलिए नहीं जा रहा कि पापा जी जाएंगे बैंक से पैसे निकालेंगे, लगेंगे फ्री के, तो 2 पौवे अंदर। लेकिन आपने एक बात कही ना अभी, आपने कहा कि जो जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उसका एक नुकसान हो रहा है। भाई योगी जी भी बहुत हार्डकोर हिंदुत्व की उनकी भाषा होती है, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हैं, तो आपको लगा नहीं कि इसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ रहा है? नहीं, देखिए आपने उस बयान को अपने तरीके से प्रेजेंट किया, मैंने अपने तरीके से किया। उन्होंने मेरी अपनी जो विवेक और बुद्धि ने काम किया चुनाव के दौरान, वो ये किया कि जो हमारी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भारत में शरण ली। उन्हें भगाने वाले, उन्हें मारने वाले, उन्हें दौड़ाने वाले, उनका तख्ता पलट करने वाले कौन थे? मुस्लिम ही थे, हिंदू तो थे ही। मुसलमानों ने मुसलमानों के खिलाफ वो कार्यक्रम किया। तो मैंने अपने क्षेत्र को ये समझाया कि अगर हम लोग आपस में लड़ते रहे, हिंदू और मुस्लिम करते रहे, तो हमारे बाकी जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उनकी कोई हैसियत नहीं है हमारे साथ। पाकिस्तान तो अपने आप में खत्म हो चुका है, लेकिन जो चाइना, जैसे उसने डोकलाम में घटना की और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जवानों ने उन्हें जवाब दिया, तो ऐसा जवाब देने के लिए चाइना को हम सब एक रहेंगे और आपस में नहीं बटेंगे, तो हम आज जो विश्व में परचम लहरा रहे हैं मोदी जी भारत का, ऐसे ही लहराते रहेंगे। और भारत वोट वो योगी जी के नाम पर है कि वोट आपके नाम पर है? योगी जी के नाम पर भी है, मोदी जी के नाम पर भी है, उनकी योजनाओं का लाभ तो ये वोट तो रामवीर जी के नाम पे है। रामवीर जी उनका प्रतिनिधि तो है, रामवीर कोई अलग से कोई व्यक्ति थोड़े ही है। तो और जगह रामवीर जी और मोदी जी की और योगी जी की छाई तो रामवीर है वहाँ, और क्या है? तो और जगहों पर क्यों नहीं मिल रहे वोट? भाई उन लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के काम नहीं किया होगा, उनमें नहीं गए होंगे, उनके सुख दुख में नहीं गए होंगे, लेकिन अब ये उदाहरण हो गया है। मैं पूछ रहा हूँ, अगला सवाल यही है कि क्या ये प्रयोग है, नया प्रयोग है? ये नया मुसलमानों में इस तरीके से जाना चाहिए? बीजेपी के नेता जाते नहीं है, टोपी नहीं पहनते हैं, वो उनका गमछा नहीं ओढ़ते हैं, तो लगता है कि इसको बदलना चाहिए, बीजेपी में ये चीज आनी चाहिए। ऐसा है, टोपी और गमछा हमारे सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। हमारे रक्षा मंत्री हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी मुख्यमंत्री रहे और गृह मंत्री रहे, उन्होंने भी। ये टोपी और गमछा कोई गाली नहीं है, ये पहनावा है, ठीक है? तो उसे आप गमछा टोपी कह लो। हमारे जो गांव में लोग हैं वो अंगूठा नहीं डालते, मैंने ये पटका नहीं पहन रखा है, तो केवल समझने का अंतर है। हमारे लोग जब मुस्लिमों में जाएंगे और उनकी बातों को समझेंगे, सुनेंगे और फिर अपना विषय रखेंगे, तो निश्चित ही मुस्लिम हर विधानसभा में जुड़ेगा, हर विधानसभा में जुड़ेगा मुस्लिम, निश्चित तौर पर जुड़ेगा। अब मुस्लिम का जो है ना मन भर चुका है। क्यों भर चुका है? कि कांग्रेस और सपा से वो थक चुका है। अब वो कहता है कि भाजपा को भी देख लो, जैसे उन्होंने कहा रामवीर को देखना है, तो वो ये चाहता प्रदेश का मुस्लिम इस बार कि एक बार भाजपा को भी हम देखें। जब हमने वोट नहीं दे रहे तब तो भाजपा किसी भी पॉलिसी में हमें वंचित नहीं कर रही, और जब हम वोट देंगे तो हमारा और दबदबा कायम होगा भारतीय जनता पार्टी में, ठीक है? अब मुस्लिम ये चाहता है। ये फॉर्मूला आप पार्टी को देंगे? पार्टी के पास खुद है फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से, और बाकी कहीं ये पार्टी मुझे समझेगी इस लायक तो मैं भी दूंगा। मैं पार्टी हूँ, पार्टी मुझसे है, मैं पार्टी से हूँ, योगी जी की मैं छाया हूँ, योगी जी का एक सिपाही हूँ, मोदी जी का एक सिपाही हूँ, तो ये तो हम एक दूसरे के वो है, परस्पर सहयोगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ रामवीर सिंह जो जीत कर आए हैं कुनर की, और इन्होंने वो फॉर्मूला समझाया कि आखिर अगर बीजेपी मुस्लिम्स की तादाद वाली सीट को जीतती है तो उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ।